हेलो एवरीवन। सो केबल एंड वायर सेक्टर से दो माइक्रो कैप प्लेयर्स पे आज हम डिस्कशन करेंगे, डायनामिक केबल्स एंड पैरामाउंट कम्युनिकेशन। डायनामिक केबल के रिजल्ट लास्ट वीक आए थे, लेकिन कॉन कॉल वगैरह अभी हो चुका है कंपनी का, तो पूरा कंप्लीट इन्फो है हमारे पास डिस्कस करने का। पैरामाउंट कम्युनिकेशन के रिजल्ट कल आए थे, लेकिन इनके नंबर्स में कुछ क्लैरिफिकेशन चाहिए था कुछ चीजों को लेकर के। सो आज कॉन कॉल हुआ है कंपनी का, इनके कॉन कॉल का मेन हाईलाइट डिस्कस करेंगे। डिटेल कॉन कॉल एनालिसिस अलग से करेंगे, लेकिन मेन हाईलाइट डिस्कस करके समझेंगे कि बिजनेस का कैसा आगे आउटलुक लग रहा है। सो डायनामिक केबल से स्टार्ट करते हैं। 1986 में कंपनी स्टार्ट हुई थी। स्टार्टिंग के ईयर्स में जो इनका फोकस है वो वायर वाले सेगमेंट पे ज्यादा था, बट देन 2017-18 ऑनवर्ड्स कंपनी ने केबल वाले सेगमेंट पे फोकस इंक्रीज किया अपना। आज के टाइम पे अगर आप देखोगे तो जो पावर केबल्स होते हैं, सबसे ज्यादा रेवेन्यू कंपनी का इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट से आता है। सो हमने Q2 में डायनामिक केबल को डिस्कस किया था फर्स्ट टाइम। उस टाइम पहली बार कंपनी ने कॉन कॉल भी किया था, तो अच्छा बिजनेस अच्छा कर रहा था, ग्रोथ का आउटलुक भी अच्छा था। अभी इनका पीपीटी वगैरह कुछ होता नहीं है, तो डायरेक्टली कॉन कॉल डिस्कस करेंगे कि मैनेजमेंट ने कॉन कॉल में क्या नंबर्स डिस्कस किया एंड आगे का ओवरऑल कैसा आउटलुक दिया है। सो FY25 ओवरऑल अगर आप देखोगे डायनामिक केबल का, तो बहुत अच्छा गया है। 1000 करोड़ का रेवेन्यू इन्होंने क्रॉस किया है एंड इनकी हिस्ट्री में अभी तक का सबसे बेस्ट फाइनेंशियल ईयर गया है। आई थिंक 34-35% की टॉप लाइन की ग्रोथ भी रही है और 1000 करोड़ का रेवेन्यू कंपनी ने क्रॉस किया है। देन ऑर्डर बुक भी काफी स्ट्रॉन्ग है। 726 करोड़ का अभी करंटली ऑर्डर बुक है इनका। ये लास्ट क्वार्टर से भी इंक्रीज हुआ है, तो अगर आप इनका क्वार्टर ऑन क्वार्टर रेवेन्यू ग्रोथ देखोगे तो अराउंड 30-31% का रेवेन्यू ग्रोथ है। मतलब Q3 के कंपैरिजन में 31% से रेवेन्यू ग्रो हुआ है Q4 में। इतनी ग्रोथ के बाद भी कंपनी का जो ऑर्डर बुक है वो सिक्वेंशियली इंक्रीज हुआ है, तो इससे हमको समझ में आता है कि डिमांड कितनी ज्यादा स्ट्रांग है एंड क्लाइंट की तरफ से जो ऑर्डर को लेकर के इंक्वायरी है वो बहुत अच्छी है इस कंपनी के लिए। देन वर्किंग कैपिटल में बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। आई मीन अगर आप इनका कैश फ्लो देखोगे तो लास्ट ईयर आई थिंक हार्डली पॉजिटिव कैश फ्लो था कंपनी का। इस साल कंपनी ने 56 करोड़ का सीएफओ जो हम बोलते हैं कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन, तो सीएफओ इन्होंने 56 करोड़ का जनरेट किया है, बिकॉज कंपनी का पूरा वर्किंग कैपिटल इंप्रूव हुआ है, प्लस क्रेडिट रेटिंग भी कंपनी की इंप्रूव हुई है। सो आई मीन इनका अगर आप फाइनेंस कॉस्ट देखोगे तो 21 करोड़ से 15 करोड़ पे आ गया है। और ये क्यों आया है? बिकॉज ओवरऑल आपका रिसीवेबल इंप्रूव हुआ है, इन्वेंट्री में कैपिटल आपका स्टक नहीं हुआ है। तो जब आपके बिजनेस में कैश आपके पास खुद अवेलेबल है डे टू डे एक्सपेंसेस को मैनेज करने के लिए, तो आप क्यों वर्किंग कैपिटल लोन लोगे? तो कंपनी का डेट भी कम हुआ है, प्लस फाइनेंस कॉस्ट भी कम हुआ है, बिकॉज इनकी क्रेडिट रेटिंग इंप्रूव हुई है। तो ये सारे फैक्टर्स हैं, मतलब बेसिकली कैश फ्लो से लेकर के बैलेंस शीट प्लस पीएनएल सब में इंप्रूवमेंट देखने को मिला है, बिकॉज कंपनी का वर्किंग कैपिटल में इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। देन इसके बाद कंपनी का एक नया कैपेसिटी ये बिल्ड कर रहे हैं, लेकिन छोटा कैपेक्स है। 35-36 करोड़ का कैपेक्स कर रही है कंपनी। अब ये जो फैसिलिटी है ये H2 ऑफ FY26 में ऑपरेशनलाइज होगी, मतलब एटलीस्ट नेक्स्ट 2 क्वार्टर जो है वो कंपनी को एग्जिस्टिंग फैसिलिटी से ही ऑपरेट करना पड़ेगा। देन कंपनी का एक्सपोर्ट में वैसे ऑलरेडी प्रेजेंस है, लेकिन अब कंपनी स्पेसिफिकली यूएस और आपका ऑस्ट्रेलिया के अंदर अपना अपना प्रेजेंस बिल्ड करने पे फोकस कर रही है। यूएस के लिए 3 प्रोडक्ट के लिए इन्होंने अप्लाई किया, जिसमें से एक का अप्रूवल आ गया है, UL44 करके जो एक सर्टिफिकेशन होता है यूएस में। वो सर्टिफिकेशन एक प्रोडक्ट के लिए मिल गया है कंपनी को। बाकी और जो जो 2 प्रोडक्ट है वो अभी पाइपलाइन में है। सो FY26 के एंड तक कंपनी यूएस और ऑस्ट्रेलिया में अपना एक्सपोर्ट करना स्टार्ट कर देगी, लेकिन जो बड़ा नंबर है वो हमको FY27 के अंदर ही देखने को मिलेगा। देन अगर आप इनका कस्टमर सेगमेंट देखोगे तो कंपनी का गवर्नमेंट से 18% के आसपास बिजनेस आया है, प्राइवेट से 73% बिजनेस आया है, और एक्सपोर्ट का 9% का रेवेन्यू शेयर है। मतलब एक्सपोर्ट अभी कम है, काफी कम है, लेकिन मैनेजमेंट फोकस कर रहा है कि नेक्स्ट 2-3 ईयर्स के अंदर एक्सपोर्ट वाले बिजनेस को भी काफी एक साइजेबल लेवल तक लेके जाना है। ऑर्डर बुक क्योंकि इनका स्ट्रॉन्ग है, 726 करोड़ का है, इसलिए रेवेन्यू विजिबिलिटी भी काफी अच्छी लगती है। बिकॉज इनका अगर आप क्वार्टरली रन रेट देखोगे रेवेन्यू का, सो 300 से 350 करोड़ के बीच में इनका क्वार्टरली रेवेन्यू आता है। ऑर्डर बुक है 726 करोड़, यानी एटलीस्ट नेक्स्ट 2 क्वार्टर का जो रेवेन्यू है उसका उसका ऑर्डर बुक तो ऑलरेडी है कंपनी के पास में, और फिर कॉन्स्टेंटली ऑर्डर बुक भी इंक्रीज हो रहा है, तो अच्छा ग्रोथ आउटलुक रह रहा है कंपनी का। देन Q2 में जब हमने डिस्कस किया था तो ये कंपनी ऑलरेडी काफी हाई यूटिलाइजेशन पे ऑपरेट कर रही थी। आई थिंक 85-90% का कैपेसिटी यूटिलाइजेशन था कंपनी का Q2 के अंदर ही। लेकिन उसके बाद भी आप देखोगे तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपनी का 31% का रेवेन्यू ग्रोथ आया, प्लस H2 को अगर आप कंपेयर करोगे H1 के साथ में, तो भी अराउंड 35-40% का ग्रोथ देखने को मिला है। सो उस कैपेसिटी के ऊपर ही कंपनी ने इतना बड़ा ग्रोथ दिखाया है, बिकॉज मैनेजमेंट कह रहा है कि हमने अक्टूबर नवंबर के अराउंड अपनी एग्जिस्टिंग कैपेसिटी में थोड़ी सी डी बॉटलनेकिंग करी थी, जो शक्ति पंप ने किया था। अगर आप शक्ति पंप का जो एग्जिस्टिंग प्लांट देखोगे उसमें 2500 करोड़ रेवेन्यू जनरेट करने का पोटेंशियल था, लेकिन मैनेजमेंट ने लास्ट कुछ क्वार्टर्स में
उसमें कुछ टूल्स वगैरह ऐड करे, डी बॉटलनेकिंग करी, जिससे वो रेवेन्यू पोटेंशियल आपका 3000 से 3100 करोड़ तक चला गया। सेम इन्होंने भी किया। सो इनका जो एग्जिस्टिंग फैसिलिटी है उसका आज के टाइम पे रेवेन्यू पोटेंशियल 1150 से 1200 करोड़ के बीच में है। अब FY25 में इन्होंने टोटल रेवेन्यू किया है 1025 करोड़। यानी अगर हम ये अज्यूम करें कि कंपनी नया कैपेक्स वो ऑपरेशनलाइज नहीं होता है, तो एग्जिस्टिंग कैपेसिटी के साथ में मैक्सिमम जो रेवेन्यू है वो कंपनी 12 से 15% के रेट पे ग्रो कर सकती है। बिकॉज 1025 करोड़ तो ऑलरेडी कंपनी का आ चुका है FY25 में। इसके ऊपर मैक्सिमम 12 से 15% का ग्रोथ ही कंपनी दिखा सकती है। तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि डायनेमिक केबल के लिए वो जो नई फैसिलिटी है वो टाइम पे ऑपरेशनलाइज हो जाए और उसका पिकअप जल्दी होना चाहिए, रैंप अप जल्दी होना चाहिए, ताकि इनका 20-25% का जो ग्रोथ है वो कंसिस्टेंट रहे। देन गाइडेंस पे मैनेजमेंट ने अपना गाइडेंस बिल्कुल सेम रखा है। इनका कहना है कि हमने लास्ट 4-5 ईयर से 20% के कैगर से ग्रो करा है। एंड जिस तरीके का डिमांड है इंडस्ट्री में, जिस तरीके का कैपेक्स हो रहा है अलग अलग सेक्टर की तरफ से, सो हम कॉन्फिडेंट हैं कि 20% का ग्रोथ कैगर हम मेंटेन कर सकते हैं आने वाले टाइम के अंदर भी। ईयरली गाइडेंस नहीं देते हैं ये, 3-4-5 ईयर्स का एक इनका होराइजन रहता है। सो उसके बेसिस पे कंपनी कह रही है कि 20% का ग्रोथ कैगर हम कंटिन्यू रख सकते हैं। अब आई मीन जनरली अगर मैं पर्सनल ओपिनियन शेयर करूं, तो जब मैं माइक्रो कैप या स्मॉल कैप बिजनेसेस में ट्रैकिंग करता हूं, सो मेरा मेन प्रायोरिटी ये रहता है कि जो बिजनेस का ग्रोथ है वो एटलीस्ट उस सेक्टर के जो लीडर है उससे बेटर होना चाहिए। अब इस सेक्टर का अगर आप लीडर देखोगे, पॉलीकैब है, KEI इंडस्ट्री है, RR काबिल है, ये तीनों बड़े प्लेयर्स हैं और तीनों ऑलरेडी लास्ट 3-4 ईयर से 18-20-25% पे ग्रो कर रहे हैं। प्लस आगे का भी इनका ग्रोथ का गाइडेंस इतना ही है, 20 से 25% का। तो जब सेक्टर के लीडर ऑलरेडी 20-25% पे ग्रो कर रहे हैं, तो माइक्रो कैप स्मॉल कैप प्लेयर से आप एक्सपेक्ट करते हो कि वो उस ग्रोथ को एटलीस्ट बीट करे। बिकॉज तभी तो आप एक बड़ा री रेटिंग एक्सपेक्ट करोगे उसके स्टॉक से। अदरवाइज मार्केट क्यों इतना ज्यादा रिवॉर्ड करेगा जब उसके पास ऑलरेडी इतने बड़े स्टेबल प्लेयर्स इतने हाई पेस पे ग्रो कर रहे हैं। सो उस पॉइंट से अगर मैं देखूं तो आई मीन बहुत अट्रैक्टिव नहीं लगता है, थोड़ा सा कंजर्वेटिव प्लेयर है। बिजनेस ठीक है, बिजनेस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैनेजमेंट में वो ग्रोथ का जो हंगर होता है वो थोड़ा सा मिसिंग है। 20-25% की ग्रोथ का ही कंपनी का गाइडेंस है। हो सकता है इससे एग्जीक्यूशन बेटर हो, आई मीन, लेकिन उसका भी स्कोप नियर फ्यूचर में तो नहीं दिख रहा, बिकॉज एग्जिस्टिंग कैपेसिटी में ज्यादा स्कोप है नहीं और जो न्यू फैसिलिटी आएगी कंपनी की उसमें यूटिलाइजेशन इंप्रूव होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। सो ये पूरा स्कोप बन रहा है। देन कंपनी कह रही, अब यहाँ पे एक और पॉइंट आता है कि अगर आप पॉलीगैप को देखोगे, KEI को देखोगे, RR काबिल को देखोगे या पैरामाउंट को भी देखोगे, सो ये सारे प्लेयर्स बड़ा कैपेक्स कर रहे हैं। लाइक पॉलीकैब, KEI तो कह रहा है हर साल 500-1000 करोड़ के आसपास हमारा कैपेक्स जाएगा। RR काबिल ने भी काफी बड़ा कैपेक्स अनाउंस किया है। पैरामाउंट ने भी आई थिंक MP के अंदर उनको एक लैंड अलाउट हुआ है वहां की गवर्नमेंट से। लेकिन इनका जो कैपेक्स आप देखोगे तो सिर्फ 35 करोड़ का कैपेक्स है जो ये न्यू फैसिलिटी लेके आ रहे हैं। प्लस मैनेजमेंट कह रहा है कि अभी और कोई नया कैपेक्स हमने अनाउंस नहीं किया है। तो इनका स्ट्रेटेजी रहता है कि एक बार जो न्यू फैसिलिटी है इस कंपनी की, जब उसका यूटिलाइजेशन जो है एक ऑप्टिमम लेवल पे आ जाएगा, तब कंपनी फिर नए कैपेक्स पे इन्वेस्ट करेगी और उसका प्लान करेगी। यानी FY26 के अंदर कोई और फर्दर कैपेक्स एक्सपेक्ट नहीं कर सकते इस कंपनी से। हालांकि लैंड पार्सल इनके पास अवेलेबल है, जो एग्जिस्टिंग फैसिलिटी है उसके साथ में भी लैंड पार्सल अवेलेबल है, प्लस जो नया फैसिलिटी कंपनी लेके आ रही है उसके साथ में भी लैंड पार्सल अवेलेबल है। तो स्पेस तो है, लेकिन आई मीन स्पेंड करने का जो इनका इंटेंशन है वो अभी नियर फ्यूचर में नहीं लग रहा है। कंपनी कह रही है कि जब ये वाली फैसिलिटी हमारी यूटिलाइजेशन इसका इंप्रूव हो जाएगा, तब जाके हम और आगे आगे फर्दर कैपेक्स करेंगे। देन वर्किंग कैपिटल क्यों इंप्रूव हुआ है? सो तीन मेन रीजंस हैं। सबसे पहले इन्होंने गवर्नमेंट बिजनेस के ऊपर से फोकस घटाया है। तो लास्ट ईयर गवर्नमेंट से 23% रेवेन्यू आता था कंपनी को, इस साल सिर्फ 17-18% आया है। एंड वी ऑल नो कि कोई भी जो B2G मॉडल होता है जिसका गवर्नमेंट से ज्यादा बिजनेस आता होगा, उसका रिसीवेबल का प्रॉब्लम रहता ही है। हम कृष्णा डायग्नोस्टिक को देख सकते हैं, शक्ति पंप को देख सकते हैं, यथार्थ हॉस्पिटल को देख सकते हैं, और बहुत सारी कंपनीज आप देखोगे जिनकी डिपेंडेंसी गवर्नमेंट की तरफ थोड़ी ज्यादा है, तो रिसीवेबल का प्रॉब्लम देखा, मतलब इनकंसिस्टेंसी रहती है रिसीवेबल की, पेमेंट टर्म्स की। तो वो इन्होंने कम किया है, जिससे इनका वर्किंग कैपिटल इंप्रूव हुआ है। दूसरा, मैनेजमेंट का कहना है कि सेक्टर में टेलविंड चल रहा है। तो जब सेक्टर में टेलविंड है, सेक्टर में डिमांड बहुत अच्छी है, तो एज अ सप्लायर भी मेरा बार्गेनिंग पावर थोड़ा सा बढ़ जाता है, और जो मैं रॉ मटेरियल जिन वेंडर से ले रहा हूं उसके अगेंस्ट में भी मेरे पेमेंट टर्म थोड़े से अच्छे हो जाते हैं, बिकॉज ओवरऑल सेक्टर ग्रो कर रहा है, डिमांड काफी अच्छी है। तो ये दूसरा रीजन है वर्किंग कैपिटल इंप्रूव होने का। तीसरा, कंपनी कह रही है कि इन्होंने लास्ट 4-5 ईयर से कॉन्शियसली जो बड़े कस्टमर्स हैं, जो बड़े कॉर्पोरेट्स हैं, उनके साथ में काम करना प्रेफर किया है, उनको ऑनबोर्ड किया है। तो जब आप बेटर क्वालिटी कस्टमर के साथ में डील करते हो, जिसका खुद वर्किंग कैपिटल फ्लो काफी अच्छा है, जिसका खुद कैश कन्वर्जन साइकिल काफी अच्छा है, तो ऑफकोर्स वो अपने वेंडर्स को भी टाइमली रीपे करेगा।
रादर देन अगर आप छोटे मिड साइज प्लेयर के साथ में काम करोगे जिसका खुद वर्किंग कैपिटल का प्रॉब्लम है, कैश फ्लो नेगेटिव है, तो वो आपको कैसे टाइमली रीपे करेगा। तो कंपनी ने बेटर कस्टमर के साथ में कॉन्शियसली काम किया है लास्ट 4-5 ईयर से। सो वो भी एक रीजन है कि क्यों इनका वर्किंग कैपिटल इंप्रूव हुआ है। प्लस एक और पॉइंट है, अगर आप इनका ऑर्डर बुक का कंपोजिशन देखोगे, सो लगभग 70% जो इनका ऑर्डर है वो पावर यूटिलिटी वाले सेक्टर से है, जिसमें से 55% डोमेस्टिक है, 15% एक्सपोर्ट है। देन बाकी का जो 22-23% है वो रिन्यूएबल एनर्जी वाले स्पेस से है। गवर्नमेंट बिजनेस जो ये करंट ऑर्डर बुक है, गवर्नमेंट बिजनेस का शेयर उसमें सिर्फ 7 से 8% का है। तो ये हमको क्या दिखा रहा है कि मैनेजमेंट इंक्रीमेंटली भी गवर्नमेंट वाले बिजनेस पे ज्यादा फोकस नहीं करना चाह रहा। अभी सिर्फ 17-18% है और इस करंट ऑर्डर बुक में सिर्फ 7-8% शेयर है गवर्नमेंट बिजनेस का। मतलब करंट जो वर्किंग कैपिटल चल रहा है इस कंपनी का, मोर और लेस इसी लेवल पे कंपनी मेंटेन कर सकती है। देन प्रोडक्ट वगैरह न्यू लॉन्च करें इन्होंने यूएस के लिए, एक का अप्रूवल मिल गया है, 2 का अप्रूवल अभी बाकी है। अगर हम डिमांड की बात करें तो जैसे आप कुछ मैनेजमेंट की कमेंट्री सुनोगे, जो इंडस्ट्रियल वाला स्पेस है उसमें थोड़ा सा स्लो डाउन देखने को मिला है लास्ट 2-3 क्वार्टर्स के अंदर। लेकिन इनकी मैनेजमेंट इस चीज को डिनाई कर रही है। इनका कहना है कि चाहे इंडस्ट्रियल हो या आपका रिन्यूएबल स्पेस हो, पावर डिस्ट्रीब्यूशन स्पेस हो, हर एक सेक्टर से, हर एक सेगमेंट से बहुत स्ट्रॉन्ग डिमांड हमको देखने को मिल रहा है। एंड ये 1-2 साल का स्टोरी नहीं है, नेक्स्ट 5 से 10 ईयर का ये पूरा ग्रोथ स्टोरी चल रहा है। और हम कॉन्फिडेंट हैं कि अगला 5 से 10 साल बहुत अच्छा ग्रोथ रहने वाला है इस पूरे इंडस्ट्री के लिए। हाँ, बीच में 1-2 क्वार्टर आएगा जहां पे आपको दिखेगा मे बी इंडस्ट्रियल का जो परफॉर्मेंस है वो रिन्यूएबल या पावर डिस्ट्रीब्यूशन से थोड़ा सा कम हो जाएगा। लेकिन मोर और लेस अगर हम 5-10 ईयर का होराइजन लेके चले तो इन सारे सेक्टर्स में बहुत डिमांड है और एक काफी अच्छा ग्रोथ एक्सपेक्टेड है। अब यहाँ पे एक पॉइंट डिस्कस करना बहुत जरूरी है। जनरली आप देखोगे जब भी कोई मैनेजमेंट इस तरीके का गाइडेंस देता है या आउटलुक शेयर करता है, या कोई फंड मैनेजर इस तरीके का आउटलुक शेयर करता है कि एक पर्टिकुलर सेक्टर में नेक्स्ट 5-10 ईयर के लिए बहुत अच्छा ग्रोथ है, तो आप देखोगे नॉर्मली इन्वेस्टर जो है वो उस स्टोरी में ज्यादा ज्यादा आई मीन एक तरीके से फंस जाते हैं। जैसे मैनेजमेंट कह रहा है कि नेक्स्ट 5-10 ईयर के लिए अच्छा ग्रोथ का आउटलुक है, तो ये मैनेजमेंट का आज के बेसिस पे व्यू है। मतलब आज चीजें इस इंडस्ट्री में इतनी अच्छी है कि मैनेजमेंट कॉन्फिडेंट है कि नेक्स्ट 5-10 ईयर तक ये जो ग्रोथ है वो सस्टेन रह सकती है, ये जो डिमांड है वो सस्टेन रह सकती है। बट हमको ये समझना पड़ेगा एज एन इन्वेस्टर कि चाहे लाइफ हो या बिजनेस हो, चीजें बिल्कुल प्लेन साइकिल में नहीं चलती है। आई मीन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि 5-10 ईयर का बोल दिया तो बिल्कुल 5-10 साल तक इसी पेस पे कंपनी ग्रो करती रहेगी या सेक्टर ग्रो करता रहेगा। बहुत हाई पॉसिबिलिटी है कि नेक्स्ट 2-3 क्वार्टर के बाद ही चीजें बहुत चेंज हो जाए एंड एकदम से डिमांड चला जाए, एंड उसके बाद आप देखोगे 2-3 साल तक सेक्टर में कुछ देखने को ही नहीं मिल रहा। तो हमें जो माइंडसेट है वो बहुत फ्लेक्सिबल रखना है। यहाँ पे फिक्स माइंडसेट के साथ में हम अप्रोच नहीं कर सकते कि नहीं मैनेजमेंट ने तो बोल दिया 5-10 साल अच्छा रहेगा, तो अब चाहे बिजनेस खराब भी करे 2 क्वार्टर के बाद से, लेकिन मुझे फिर भी इस बिजनेस के साथ में रहना है या मुझे फिर भी इस सेक्टर के साथ में रहना है। तो फिक्स माइंडसेट अगर हम रख के चलेंगे तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम होगा। मोस्टली आप देखोगे जो इन्वेस्टर का पैसा डूबता है वो उसी वजह से डूबता है, बिकॉज एक बार उन्होंने कोई स्टोरी सुन लिया किसी सेक्टर का एंड अब वो उसी स्टोरी में जी रहे हैं, जबकि रियलिटी चेंज हो चुकी है। तो कहने का पॉइंट ये है कि जब भी मैनेजमेंट या कोई भी जो प्रोफेशनल है वो ऐसा आउटलुक शेयर कर रहा है, सो इसका मतलब सिंपल सा है कि आज उस इंडस्ट्री में, उस सेक्टर में चीजें इतनी अच्छी है कि वो कॉन्फिडेंट है नेक्स्ट 5-10 ईयर्स का आउटलुक देने को। लेकिन कल को चल के बिल्कुल पॉसिबल है कि चीजें चेंज हो सकती है, इसीलिए हमको ट्रैक करते रहना है और जो न्यू रियलिटी हो रही है, जो नई चीजें हो रही है, उसके साथ में अपना स्ट्रेटेजी वगैरह चेंज करना है। बट यस, आज डिमांड आउटलुक काफी स्ट्रांग है। देन उसके बाद में कंपनी का कहना है अभी तो हम 36-40 कंट्रीज के आसपास एक्सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन वहां से रेवेन्यू कम है, 9% का एक्सपोर्ट आता है अभी करंटली। यूएस और ऑस्ट्रेलिया हमारा मेन टारगेट होने वाला है नेक्स्ट 3-4 ईयर्स के अंदर। अब अभी आप देखोगे तो इंडिया में कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं जो यूएस में डेटा सेंटर जो है वहां पे काफी ज्यादा सप्लाई कर रहे हैं एंड उनको अच्छा ग्रोथ मिल रहा है। इनकी मैनेजमेंट कह रही है कि हमें बिल्कुल ऐसा नहीं लग रहा कि हम कोई अपॉर्चुनिटी मिस कर रहे हैं या कोई बस हमसे मिस हो रही है, बिकॉज सिर्फ डेटा कलेक्शन, डेटा सेंटर ही एक आपका ग्रोथ अपॉर्चुनिटी नहीं है। यूएस और ऑस्ट्रेलिया में जो वहां का जो ग्रिड है वो पूरा रिप्लेस हो रहा है, मतलब जो पूरा इलेक्ट्रिसिटी का आपका इंफ्रा है वो एक तरीके से रिप्लेस हो रहा है, और ये डिमांड नेक्स्ट 10-15-20 ईयर्स तक रहेगी। सो मैनेजमेंट कह रहा है कि ग्रोथ का आउटलुक बहुत स्ट्रांग है, चाहे डोमेस्टिक हो या एक्सपोर्ट सेगमेंट हो। तो हम ओवरऑल कॉन्फिडेंट हैं कि ये ग्रोथ को हम मेंटेन रख सकते हैं। देन मार्जिन पे ऊपर मैनेजमेंट का कहना है कि 10-10.5% का मार्जिन का हमारा गाइडेंस रहता है, अभी भी उतना ही है और आगे भी मैनेजमेंट एक्सपेक्ट कर रहा है कि सेम मार्जिन रहेगा। प्लस इनके बिजनेस में आई मीन प्रोडक्ट से ज्यादा जो मार्जिन मैटर करता है वो सप्लाई डिमांड के ऊपर करता है। सो मैनेजमेंट कह रहा है जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम कोई नया प्रोडक्ट लेकर के आते हैं और आज मार्केट में उस प्रोडक्ट के बहुत कम सप्लायर हैं,
तो हमारा मार्जिन बहुत अच्छा होगा। लेकिन कल को चल के कुछ टाइम के बाद जैसे सप्लायर बढ़ जाएंगे उस प्रोडक्ट के, तो हमारा जो मार्जिन है उस पर प्रेशर आना स्टार्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद हमको एक नया प्रोडक्ट लेके आना पड़ेगा। तो ये जो प्रोसेस है वो कंटिन्यूअस प्रोसेस है। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई एक प्रोडक्ट में आपका मार्जिन आज अच्छा है तो कल भी अच्छा रहेगा, वो चीजें काफी डायनामिक है। सो उसके ऊपर कंपनी का कहना है कि मार्जिन हमारा मेन फोकस यही है कि 10 से 10.5% पे रहना चाहिए। प्रोडक्ट वाइज ऑफकोर्स वो वेरिएबल होता रहेगा। अब इनका जो नया कैपेसिटी आ रहा है जो H2 में ऑपरेशनलाइज होगा, तो उसका पोटेंशियल कितना है? तो मैनेजमेंट कह रहा है 200 से 250 करोड़ का उसका टोटल पोटेंशियल है। यानी अगर आप देखो तो कंपनी का करंट एग्जिस्टिंग कैपेसिटी है 1150 से 1200 करोड़ का। जो न्यू कैपेसिटी आ जाएगी वो 200 से 250 करोड़ का होगा। तो जो टोटल रेवेन्यू पोटेंशियल है कंपनी का, वो मैक्स टू मैक्स 1400 से 1450 करोड़ के बीच में जाएगा। और FY25 का इनका रेवेन्यू है 1025 करोड़। यानी पीक यूटिलाइजेशन पे, पूरे 100% यूटिलाइजेशन पे जो मैक्सिमम ये ग्रोथ कर सकते हैं करंट लेवल से, वो 40% के आसपास होगा। 1025 करोड़ से 1400 करोड़ के बीच में, मतलब मैक्सिमम ग्रोथ एब्सोल्यूट टर्म्स में कंपनी 40% पे कर सकती है। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है डायनामिक केबल के लिए कि FY26 के मिड से ही ये अगला कैपेक्स का प्लान करना स्टार्ट करें, बिकॉज फिर FY27 में ग्रोथ करने में इनको प्रॉब्लम हो सकता है। सो वो चीज काफी काफी इंपॉर्टेंट है। देन एक और इन्होंने काफी अच्छा इंसाइट शेयर किया है टैरिफ को लेकर के। तो कंपनी कह रही है अभी हमने यूएस में बिजनेस स्टार्ट किया नहीं है, तो एग्जैक्ट टैरिफ का कैसा चल रहा है उस पे कोई कमेंट हम कर नहीं सकते। लेकिन जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास आज अवेलेबल है उसके बेसिस पे मैनेजमेंट का कहना है कि 10% का जो टैरिफ है वो अभी लगा हुआ है, सारी कंट्रीज पे लगा हुआ है। तो इसमें इंडिया को कोई डिसएडवांटेज नहीं है। इंडिया पे भी 10% टैरिफ है, अदर कंट्रीज पे भी 10% टैरिफ है। अब ये जो 10% का टैरिफ है, यूएस में अगर कोई सप्लायर सप्लाई कर रहा है तो उसमें यूएस के बायर के साथ में एक स्पेशल एग्रीमेंट करना पड़ता है कि ये 10% का जो टैरिफ है वो सप्लायर को बियर करना है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर इंडिया का कोई सप्लायर डायनामिक या पैरामाउंट अगर ये यूएस में सप्लाई करेंगे, तो इनको 10% का वो टैरिफ जो इंपैक्ट है वो खुद बियर करना पड़ेगा। लेकिन ये डीटीबी बेसिस के ऊपर है। डीटीबी का मतलब क्या हो गया? आई थिंक ड्यूटी डेट इंपैक्ट कुछ ऐसा करके इसका फुल फॉर्म है। इसका मतलब ये है कि ये जो इंपोर्ट ड्यूटी का जो कॉस्ट है, ये सप्लायर तब तक ही बियर करेगा जब तक उसने यहां से ऑर्डर सेंड नहीं कर दिया। मतलब एक बार यहां से ऑर्डर शिफ्ट हो गया और उसके बाद अगर इंपोर्ट ड्यूटी फिर से चेंज होती है पॉजिटिव या नेगेटिव, तो वो वाला जो इंपैक्ट है वो बायर को लेना पड़ेगा। यानी 10% अगर आ जाए, लेकिन सपोज मैंने आज शिपमेंट कर दिया और उसके बाद कल को चल के वापस से इंपोर्ट ड्यूटी 10% से 15% हो गया, तो वो जो एक्स्ट्रा 5% का इंपैक्ट है वो बायर को लेना पड़ेगा, वो सप्लायर नहीं लेगा। तो इस तरीके के टर्म्स एग्रीमेंट है। अब इसमें भी अगर आप देखोगे तो इंडिया को डिसएडवांटेज नहीं है, बिकॉज मैनेजमेंट का कहना है कि ये सारी कंट्रीज के साथ में है। जैसे मैक्सिको बहुत बड़ा सप्लायर है केबल वायर का यूएस के अंदर, सो उनके उनके सप्लायर्स को भी ये सेम टर्म एग्रीमेंट फॉलो करना पड़ता है यूएस के साथ में। इनफैक्ट मैनेजमेंट का कहना है कि अगर किसी और कंट्री में इंपोर्ट ड्यूटी होता है तो हम वहां पे जब सप्लाई करते हैं तब ऐसा कोई एग्रीमेंट नहीं होता है। हमारा सिंपल जो फ्रेट चार्जेस होते हैं हम सिर्फ वो बियर करते हैं, इंपोर्ट ड्यूटी वगैरह का कोई एक्स्ट्रा बियर हमको नहीं करना पड़ता। लेकिन यूएस के साथ में ये स्पेशल केस है, और अगेन ये सारी कंट्रीज के साथ में, इंडिया को इसमें कोई ऐसा डिसएडवांटेज नहीं है। तो ये एक अच्छा इंसाइट इन्होंने शेयर किया। बाकी ओवरऑल अगर आप देखोगे सो यही गाइडेंस है कंपनी का। 20% का कैगर ये प्लान कर रहे हैं। जो नई कैपेसिटी है वो H2 में ऑपरेशनलाइज होगी, एंड उसके बाद कंपनी जब उसका यूटिलाइजेशन बढ़ जाएगा फिर फर्दर कैपेक्स के बारे में कंपनी देखेगी। मार्जिन्स का सेम गाइडेंस है 10 से 10.5% का। तो ओवरऑल ठीक है, बिजनेस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी भी ठीक 30-35% पे ग्रो कर रहा है। लेकिन जो करंट कैपेसिटी है वो इतनी नहीं है कि इस ग्रोथ पे कंपनी ये वाला ग्रोथ वापस से रिपीट कर पाए वो FY26 के अंदर। लेकिन 20-25% पे ग्रो कर सकती है, जितना इनका गाइडेंस है उसको कंपनी बहुत आराम से एग्जीक्यूट कर सकती है। अपॉर्चुनिटी वाइज ऑफ कोर्स वही जो हमने डिस्कस किया, मुझे इतना ल्यूक्रेटिव नहीं लगता, बिकॉज मेरा ये मानना है कि अगर मैं स्मॉल कैप माइक्रो कैप यूनिवर्स के अंदर बेट ले रहा हूं जहां पे मार्केट ऑलरेडी मेरा काफी ज्यादा टेस्ट लेगा, हम देखते हैं कि इस तरीके के जो बिजनेसेस होते हैं बिना किसी रीजन के इनका स्टॉक 30-40% गिर जाता है, बिजनेस अच्छा कर रहा है फिर भी स्टॉक नीचे होता है। सो इस तरीके का पेशेंस टेस्ट करता है मार्केट आपका। तो वहां पे मेरे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि बिजनेस एटलीस्ट सेक्टर में सबसे फास्ट प्लेयर हो, सबसे फास्ट ग्रोइंग प्लेयर हो। मतलब अगर आप वही जो इंडस्ट्री के एवरेज हैं, जो इंडस्ट्री के लीडर्स हैं, उन्हीं के पेस पे ग्रो कर रहे हो, तो मैं बहुत बड़ा री-रेटिंग एक्सपेक्ट नहीं कर सकता। तो वो एक चीज है जो मुझे इतना अच्छा नहीं लगता। लेकिन हाँ, बिजनेस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिजनेस ओवरऑल सही डायरेक्शन में जा रहा है। नाउ दूसरे प्लेयर पे फोकस करते हैं, पैरामाउंट कम्युनिकेशन। सो पैरामाउंट कम्युनिकेशन को हमने इसी फाइनेंशियल ईयर से ट्रैक करना स्टार्ट किया था। ये पूरा टर्न अराउंड स्टोरी है पैरामाउंट कम्युनिकेशन का।
मतलब 1955 से आई थिंक ये बिजनेस स्टार्ट हुआ था। बिजनेस ठीक चल रहा था। इन्होंने एक टाइम पे यूके के अंदर भी एक बड़ी कंपनी को एक्वायर किया था, बट जो आपका 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस था वहां से पूरा इस कंपनी का डाउनफॉल स्टार्ट हुआ। बिकॉज फाइनेंशियल क्राइसिस के टाइम पे इन्होंने जो ऑर्डर बुक होता है वो इन्होंने 6 मंथ से लेकर के 12 मंथ्स 18 मंथ्स तक के ऑर्डर बुक लेके रखे हुए थे। और जब आपका फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ तो दो चीजें हुई। सबसे पहले जो इनके क्लाइंट्स थे उन्होंने वो ऑर्डर लेने से मना कर दिया, बिकॉज ऑफ कोर्स आपका डिमांड ही एकदम से खत्म हो गया है, तो कोई पॉइंट बनता नहीं है इतना ज्यादा प्रोडक्शन करवाने का। दूसरा, जो आपके मेटल के जो प्राइसेस है, कॉपर के जो प्राइसेस है, उसमें बहुत बड़ा फॉल था, एकदम से क्रैश कर गए थे उनके प्राइसेस। तो कंपनी को बहुत बड़ा फाइनेंशियली एक स्ट्रेस लेना पड़ा था। वो 2008 से लेकर के 14-15 तक का पीरियड था, बहुत पेनफुल पीरियड था इस कंपनी के लिए। प्रोमोटर्स ने बीच बीच में काफी ज्यादा कैपिटल भी इन्फ्यूज किया। देन 2018-19 से चीजें अच्छी होनी स्टार्ट हुई और लास्ट 3-4 ईयर्स अगर आप देखोगे तो बिजनेस ने बहुत अच्छा किया है, प्रॉफिटेबिलिटी के मैट्रिक पे भी, एंड ओवरऑल बिजनेस का ग्रोथ भी काफी अच्छा रहा है। हमारा इसको डिस्कस करने का मेन रीजन भी यही था, बिकॉज एक तो बैलेंस शीट डी लेवरेज हो रही थी, डेट को ये रीपे कर रहे थे, बिजनेस का ग्रोथ अच्छा था, मार्जिन में इंप्रूवमेंट था, एंड प्लस प्रॉफिटेबिलिटी भी काफी अच्छी थी और एक डिसेंट री रेटिंग की अपॉर्चुनिटी थी। अब देखते हैं Q4 में पैरामाउंट ने नंबर सबसे पहले किस तरीके के रिपोर्ट करे हैं। तो रिजल्ट अगर हम देखें पैरामाउंट का, सो रेवेन्यू में 57% की ग्रोथ है, मतलब आउटस्टैंडिंग नंबर्स कंपनी ने रिपोर्ट करे हैं इस पूरे फाइनेंशियल ईयर में। अगर आप चारों क्वार्टर को देखोगे, Q1, Q2, Q3, Q4, इस क्वार्टर में सबसे बेस्ट रेवेन्यू के नंबर्स और ग्रोथ कंपनी ने रिपोर्ट करा है। इबिट्टा में 12% की ग्रोथ है, ऑफकोर्स काफी कम ग्रोथ देखने को मिल रही है इन कंपैरिजन टू रेवेन्यू। देन पीबीटी में नेगेटिव ग्रोथ है, -2%। पैट में आपको दिखेगा कि -36% का ग्रोथ है, लेकिन ये टैक्स का इंपैक्ट है। क्योंकि काफी सारे ईयर्स कंपनी लॉस में थी तो इनको टैक्स पे बेनिफिट मिलता था। लास्ट 2-3 क्वार्टर से इन्होंने टैक्स पे करना स्टार्ट किया है, तो इसीलिए अगर आप इनका पैट देखोगे तो उसमें ग्रोथ नहीं दिखेगा। पीबीटी थोड़ा सा ज्यादा अच्छा मैट्रिक है इस कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी को एनालाइज करने के लिए। तो पीबीटी में -2% का ग्रोथ है। अब प्रॉफिटेबिलिटी में इंपैक्ट क्यों आया है? बिकॉज कंपनी के मार्जिन 9% से 6.6%, ऑलमोस्ट 6% पे आ गए। बहुत बड़ा फॉल देखने को मिला है कंपनी के मार्जिन्स के अंदर, इबिट्टा मार्जिन्स के अंदर, इस वजह से प्रॉफिटेबिलिटी पे इंपैक्ट है Q4 में। फुल ईयर में अगर आप देखोगे तो बहुत अच्छे नंबर्स हैं। टॉप लाइन में 47% का ग्रोथ है, इबिट्टा में भी अच्छा ग्रोथ है 38% का, और पीबीटी में 35% का ग्रोथ है। बस वही Q4 में कंपनी का क्योंकि मार्जिन फॉल हुआ है, इसीलिए ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी के नंबर्स भी खराब लग रहे हैं कंपनी के। एक और अच्छी चीज है कि नेट वर्किंग कैपिटल डेज इस कंपनी का बहुत अच्छे से इंप्रूव हुआ है। आई मीन डायनामिक केबल्स के कंपैरिजन में तो बहुत ज्यादा अच्छा इंप्रूवमेंट है। 155 से 101 डेज आ गया कंपनी का नेट वर्किंग कैपिटल। इसकी वजह से एक्चुअली इनका कैश फ्लो उसमें तो बहुत सिग्निफिकेंट ग्रोथ है। लास्ट ईयर इनका नेगेटिव कैश फ्लो था, आई थिंक 100 या 90 करोड़ के आसपास। इस साल 100 करोड़ का कैश फ्लो इन्होंने पॉजिटिव रिपोर्ट करा है। तो सारी चीजें इंप्रूव हुई है, वर्किंग कैपिटल इंप्रूव हुआ है, कैश फ्लो इंप्रूव हुआ है, टॉप लाइन की ग्रोथ अच्छी है। बट यस, क्योंकि मार्जिन पे प्रेशर रहे, इसलिए प्रॉफिटेबिलिटी में Q4 में बहुत बड़ा हिट देखने को मिला है, स्पेशली पीबीटी लेवल के ऊपर -2% का ग्रोथ है। देन इनका अगर आप प्रोडक्ट सेगमेंट देखोगे तो जैसे डायनामिक पावर केबल में काफी बड़ा प्लेयर है, सेम इनका भी मेन रेवेन्यू पावर सेगमेंट से आता है। प्लस एक्सपोर्ट बिजनेस भी इस कंपनी ने काफी एफर्ट डाल के लास्ट 4-5-6 ईयर्स के अंदर बिल्ड किया है। आज के टाइम पे 29% जो रेवेन्यू है वो एक्सपोर्ट से आता है। लास्ट ईयर ये 20% था, इस साल इंक्रीज होकर के 29% हो गया। देन वॉल्यूम ग्रोथ काफी अच्छा है, 61% Q4 में, और पूरे साल में 57% का वॉल्यूम ग्रोथ है कंपनी का। और अगर आप ऑर्डर बुक देखोगे तो 650 करोड़ के आसपास का ऑर्डर बुक है कंपनी का। ये लास्ट क्वार्टर से इंप्रूव हुआ है, लेकिन आप एक पॉइंट बोल सकते हो कि डायनामिक केबल के कंपैरिजन में इनका ऑर्डर बुक कम है। उसका आई थिंक 720 या 30 करोड़ के आसपास है, इसका 650 करोड़ का ऑर्डर बुक है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है कि इस कंपनी को डिमांड कम मिल रही है या कुछ ऐसा प्रोडक्ट के साथ में कुछ इशू है, सप्लाई में कोई इशू है। एक्चुअली आई मीन वो हिंदी का एक टर्म होता है ना कि दूध का जला छाछ भी बहुत फूक फूक के पीता है। उस तरीके का सिचुएशन है इनकी मैनेजमेंट के साथ में। इनकी मैनेजमेंट का कहना है कि वो जो 2008 का जो हमारा डाउनफॉल स्टार्ट हुआ था हमारे बिजनेस में, उसका मेन रीजन ही यही था कि हमने बहुत लॉन्ग टेन्योर के ऑर्डर बुक लेके रखे थे, 12 मंथ्स के, 18 मंथ्स के। एंड देन सडनली जब फाइनेंशियल क्राइसिस आया, प्राइसेस आपके मेटल के, कॉपर के क्रैश हो गए और बहुत बड़ा हिट हमको लेना पड़ा। तो उस लर्निंग को लेकर के कंपनी का अब आज के टाइम पे फिलॉसफी ये है कि ये 6 मंथ से ज्यादा का ऑर्डर बुक रखते ही नहीं है।
मतलब मैक्सिमम कंपनी जो ऑर्डर बुक रखेगी वो 6 मंथ का रखेगी, उससे ज्यादा ऑर्डर बुक रखते नहीं है ये। इनका कहना है कि कॉन्स्टेंटली डिमांड इतनी अच्छी है, तो हर मंथ जैसा हमारा ऑर्डर एग्जीक्यूट होता जाता है, फ्रेश ऑर्डर हमारे पास आता जाता है, डिमांड काफी स्ट्रांग है। लेकिन जस्ट एज अ प्रैक्टिस इन्होंने मैक्सिमम 6 मंथ का ऑर्डर बुक रखना स्टार्ट किया है, इस वजह से इनका ऑर्डर बुक हमको थोड़ा कम दिख रहा है इन कंपेरिजन टू डायनामिक। ये कंपनी की खुद की स्ट्रेटेजी है। सो ये ओवरऑल नंबर्स हैं पैरामाउंट कम्युनिकेशन के। नंबर्स अगर आप देखोगे Q4 के स्पेसिफिकली, तो मिक्स काइंड ऑफ नंबर्स है। टॉप लाइन में तो बहुत अच्छी ग्रोथ है 57% की, लेकिन इबिट्टा पे प्रेशर है। पैट पे तो चलो प्रेशर है ही बिकॉज कंपनी टैक्स पे कर रही है, लेकिन पीबीटी में भी -2% का ग्रोथ देखने को मिला है। सो नंबर्स अच्छे नहीं है ऑफकोर्स, लेकिन मिक्स काइंड ऑफ नंबर्स हैं। सबसे पहला पॉइंट आता है कि इबिट्टा पे या मार्जिन पे प्रेशर क्यों आया। अब मैनेजमेंट ने कॉन कॉल पे इसका क्लैरिफिकेशन दिया है, लेकिन आई मीन कोई एग्जैक्ट उन्होंने रीजन नहीं दिया है। पूरा कॉन कॉल अगर आप सुनोगे तो आपको एग्जैक्ट रीजन पता नहीं चलेगा कि किस वजह से कंपनी का एक स्पेसिफिक रीजन की वजह से मार्जिन इतना डिप हुआ है। मैनेजमेंट ने एक बेसिकली अपना माइंडसेट शेयर किया है। ऑफ कोर्स ये जो उनका थॉट प्रोसेस है कुछ इन्वेस्टर्स को अनकंफर्टेबल कर सकता है, लेकिन मैं इसके साथ में बिल्कुल रिलेट करता हूं। मुझे ये थॉट प्रोसेस काफी अच्छा लगता है, स्पेशली अगर एक स्मॉल माइक्रो कैप बिजनेस है। इनकी मैनेजमेंट का कहना है कि इबिट्टा मार्जिन जो है वो हमारे बिजनेस को देखने का सही मेट्रिक नहीं है, बिकॉज हमारा जो आज के टाइम पे फोकस है वो कंपनी के मार्केट शेयर के ऊपर है और बिजनेस के ग्रोथ के ऊपर है। आई मीन आपने देखा होगा इन्होंने जब कॉन कॉल करना स्टार्ट किया था तो इनिशियली इन्होंने रेवेन्यू ग्रोथ का गाइडेंस दिया था 25% का। अब लास्ट क्वार्टर में इन्होंने गाइडेंस को इंक्रीज करके 30% कर दिया, रेवेन्यू गाइडेंस 25 से 30% ग्रोथ का कर दिया। और इबिट्टा मार्जिन के ऊपर भी इन्होंने गाइडेंस दिया था लास्ट क्वार्टर में कि हम 100 बेसिस पॉइंट से अपने मार्जिन को इंप्रूव करेंगे आने वाले टाइम के अंदर। इस क्वार्टर में आई मीन एक तरीके से वो मार्जिन वो जो गाइडेंस है वो बिल्कुल एक तरीके से हटा दिया मैनेजमेंट ने। मतलब आज के टाइम पे मैनेजमेंट का मार्जिन को लेकर के कोई गाइडेंस नहीं है, ना ही उनका ये कहना है कि मार्जिन इंप्रूव होगा, ना ही उनका ये कहना है मार्जिन घटेगा। बेसिकली मैनेजमेंट ये फिलॉसफी फॉलो कर रहा है कि हमको ग्रोथ के ऊपर फोकस करना है। अब ये 30% का जो ग्रोथ है ये हमको मेक श्योर करना है हमारे बिजनेस के अंदर आना चाहिए, टॉप लाइन के अंदर आना चाहिए। आई मीन एट द कॉस्ट ऑफ मार्जिन वो भी चलेगा। तो इन्होंने कोई क्लियर रीजन नहीं दिया कि किस वजह से इनका मार्जिन फॉल हुआ है। सो एक रीजन उसका ये भी इन्होंने बताया कि जैसे आप देखोगे हमारा वर्किंग कैपिटल साइकिल बहुत अच्छा इंप्रूव हुआ 155 से 100 डेज। तो एक रीजन आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि वर्किंग कैपिटल डेज को इंप्रूव करने के लिए हमने कॉन्शियसली उस टाइप ऑफ कस्टमर्स के साथ में काम करना प्रेफर किया जिसके पेमेंट टर्म अच्छे थे। अब ये क्यों जरूरी है, बिकॉज वर्किंग कैपिटल डेज या फिर आपका कैश कन्वर्जन साइकिल अगर अच्छा नहीं होगा, अगर इंप्रूव नहीं होगा, तो आई मीन ये 40-50% का ग्रोथ जो है वो सस्टेन करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, बिकॉज फिर आपको डेट लेना पड़ेगा या फिर आपको इक्विटी रेज करना पड़ेगा। तो उसको इंप्रूव करने के लिए कैश फ्लो जनरेट करना बहुत जरूरी है, और वो कब होगा, जब आपका रिसीवेबल कम होगा और आपका इन्वेंट्री में पैसा स्टक नहीं होगा। तो ये दोनों चीजों को मेक श्योर करने के लिए कंपनी ने डिफरेंट टाइप ऑफ कस्टमर्स के साथ में काम किया है। एक रीजन उसका ये भी है जिसकी वजह से इनके मार्जिन पे थोड़ा सा प्रेशर मिला है। बिकॉज होता है ना कि अगर कस्टमर को आप बोलते हो कि मुझे टाइम पे पैसा चाहिए, तो कस्टमर बोलता है मैं मार्जिन कम मतलब कम माल पे मुझे कम रियलाइजेशन पे मुझे माल चाहिए। सो उस तरीके की डील है, एक एक प्रेशर वो भी रहा है। दूसरा मैनेजमेंट का कहना है कि आगे चल के भी इस पे कोई क्लियर आउटलुक नहीं है। हमको जिस भी क्वार्टर में ये अपॉर्चुनिटी दिखेगी कि बिजनेस का ग्रोथ अच्छा है और हमको मार्जिन पे सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है, तो हम मार्जिन पे सेक्रीफाइस करेंगे, लेकिन ग्रोथ के साथ में कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। बिकॉज पहला हमारा टारगेट है कि जो शेयर होल्डर का रियल वैल्यू है उसको ग्रो करना है, मतलब बिजनेस का ग्रोथ मेक श्योर करना है और प्लस साथ में मार्केट शेयर गेन करना है। तो इस तरीके का सेम इनका कमेंट्री है। यानी मार्जिन पे कोई आप क्लियर आउटलुक लेके चल नहीं सकते आज के टाइम पे। मुझे पर्सनली ये कमेंट्री बहुत अच्छी लगती है, इसीलिए मुझे ब्रोकिंग में एंजल वन भी काफी अच्छा लगता है। बिकॉज मैनेजमेंट खुद बोलता है कि कई सारे क्वार्टर्स में हमारा इबिट्टा मार्जिन आपको बहुत लो दिखेगा, खराब दिखेगा, बड़ा फॉल दिखेगा, लेकिन हमारा मेन टारगेट है कि इंडिया में ब्रोकिंग की जब भी बात हो तो टॉप 2-3 जो नाम आए कस्टमर के माइंड में वो एंजल वन उसमें होना चाहिए। अब उसके लिए ऑफकोर्स इनिशियली हमको स्पेंड करना पड़ेगा, ब्रांडिंग करनी पड़ेगी, मार्केटिंग करना पड़ेगा, वो हम करेंगे। लेकिन एक बार जब वो ब्रांड बन गया तब इतनी बड़ी इंडस्ट्री है, इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी है कि कल को चल के बहुत बड़ा प्रॉफिटेबिलिटी हम क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन आज फोकस मार्केट शेयर के ऊपर है। सेम इस मैनेजमेंट का भी आप थॉट प्रोसेस देखोगे तो मुझे एक्चुअली काफी अच्छा लगता है। बिकॉज आई मीन हम खुद देख रहे हैं कि कितने सारे बड़े बड़े प्लेयर्स इस इंडस्ट्री के अंदर आ रहे हैं, जो एग्जिस्टिंग प्लेयर हैं वो सारे बड़ा बड़ा कैपेक्स कर रहे हैं। तो ऐसे में अगर आप ग्रोथ ओरिएंटेड नहीं रहोगे, फोकस आपका मार्केट शेयर गेन करने के ऊपर नहीं होगा, तो मार्जिन में भी आप 8% से 10% कर लो, लेकिन कल को चल के आपका बिजनेस कुछ बहुत बड़ा अचीव नहीं करने वाला। अगर एक छोटे प्लेयर को एक बहुत बड़ा प्लेयर बनना है तो सबसे पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए कि वो फास्ट पेस पे मार्केट शेयर गेन करे।
सो वो चीज कंपनी का आज के टाइम पे मेन प्रायोरिटी है, इसीलिए इबिट्टा पे प्रेशर है। और कंपनी ने खुद बोला है, मैनेजमेंट ने, मुझे कमेंट्री काफी अच्छी लगी, प्रैक्टिकल होके उन्होंने बोला है कि आगे चल के भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि मार्जिन में जो वोलेटिलिटी है वो कंटिन्यू रह सकती है आने वाले क्वार्टर्स के अंदर भी। देन दूसरा पॉइंट आता है इनका टैरिफ के ऊपर। सो क्योंकि इस कंपनी का अगर आप एक्सपोर्ट देखोगे तो सारा का सारा यूएस के अंदर ये करती है, 29% आज के टाइम पे है, इनका गाइडेंस है इसको ये 40% तक लेके जाएंगे नेक्स्ट कुछ ईयर्स के अंदर। तो टैरिफ में मैनेजमेंट का कहना है कि आज जो कंडीशन है वहां पे तो 10% ऑफकोर्स अनाउंस है, लेकिन 90 डेज का वो जो ब्रेक है वो 8 जुलाई को खत्म होगा। अब उसके बाद आगे चीजें कैसे प्लेस होगी इसका हमको कोई आइडिया नहीं है। अगेन ये वाली कमेंट्री भी थोड़ा सा अनकंफर्टेबल करेगी कुछ इन्वेस्टर्स को। इनका कहना है आप अगर टैरिफ का देखोगे तो कुछ मंथ्स पहले कोई ऐसा क्लैरिटी नहीं था, मतलब कुछ ऐसा डिस्कशन नहीं था कोई कोई टैरिफ वगैरह आने वाला है। आज के टाइम पे जब टैरिफ आ रहा है तो मार्केट में इस तरीके की बातें हो रही है कि सिर्फ टैरिफ ही बिजनेस की ग्रोथ को डिसाइड करेगा या बिजनेस के डायरेक्शन को डिसाइड करेगा। हमारे केस में अगर आप देखोगे तो हमने 30-40 ईयर से काफी सारे कंट्रीज में एक्सपोर्ट किया है। 2018-2019 के आसपास हमको रियलाइज हुआ कि यूएस के अंदर जो मार्केट है वो काफी मेच्योर मार्केट है, यूनिफॉर्मिटी है वहां पे हमारे प्रोडक्ट्स के लिए, एंड हमने यूएस में बिजनेस बिल्ड करना स्टार्ट किया। 2018, 19, 20 अगर आप ये 3 साल देखोगे कंपनी ने कॉन्शियसली बहुत एफर्ट डाला यूएस के अंदर। आई थिंक 2-3 डिस्ट्रीब्यूटर्स थे, वहां से मल्टीफोल्ड ग्रोथ हुई इनके डिस्ट्रीब्यूटर्स के अंदर। देन मैनेजमेंट का कहना है अगर आप FY23 का हमारा रेवेन्यू देखोगे लगभग 37% का ग्रोथ था रेवेन्यू में। 800 करोड़ का टोटल रेवेन्यू था, उसमें से 50% रेवेन्यू डोमेस्टिक, 50% रेवेन्यू एक्सपोर्ट से आया था, यूएस से आया था। नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में वो आपने देखा होगा यूएस में जो इन्फ्लेशन का पूरा प्रॉब्लम आया था, रिसेशनरी पूरा माहौल बन गया था, इन्वेंट्री लेवल ऑलरेडी काफी हाई थे, तो बहुत डी ग्रोथ हुआ यूएस बिजनेस के अंदर। उसके बाद भी इस कंपनी का जो रेवेन्यू ग्रोथ है कंसोल लेवल पे वो 34% पे आया। तो मैनेजमेंट कह रहा है कि वो हमने कैसे किया, बिकॉज हमने डोमेस्टिक बिजनेस को 100% पे ग्रो किया। हमारा 400 करोड़ का जो इंडिया का बिजनेस था वो FY24 में 800 करोड़ हो गया। तो इवन दो यूएस का बिजनेस फॉल हुआ लेकिन हमने कंसोल लेवल पे बहुत अच्छे पेस पे ग्रो किया। तो बेसिकली मैनेजमेंट ये बता रहा है कि टैरिफ एक अनसर्टेनिटी है, कल को चल के वापस से बढ़ सकता है, चीजें खराब हो सकती है, लेकिन हमारा ब्रांड है, हमारा 40-50 ईयर्स का एक्सपीरियंस है डोमेस्टिक मार्केट के अंदर, कस्टमर्स के साथ में काफी अच्छा रिलेशनशिप है। तो अगर हम चाहें तो सेम 30% का जो ग्रोथ का हमारा गाइडेंस है वो हम डोमेस्टिक बिजनेस से भी कर सकते हैं। सो ये इस तरीके का आउटलुक है, मतलब कोई ऑफकोर्स क्लियर सर्टेनिटी नहीं है कि टैरिफ का आगे चल के क्या होगा, लेकिन मैनेजमेंट इस चीज पे कॉन्फिडेंट है कि अगर यूएस बिजनेस में कुछ प्रॉब्लम आता है, टैरिफ ऐसे हो जाते हैं जहां पे डिसएडवांटेज हो जाता है हमको, तो हम डोमेस्टिक बिजनेस पे फोकस करना स्टार्ट करेंगे एंड मेन जो हमारा 30% का ग्रोथ कैगर का टारगेट है उसको यहां से अचीव करेंगे। तो ये पूरा इनका आउटलुक है। अभी एक और चीज इन्होंने शेयर करी है जो थोड़ी सी डिफरेंट है डायनामिक के मैनेजमेंट से। सो इनका कहना है कि यूएस में अगर आप एक्सपोर्ट का देखोगे, इंडियन एक्सपोर्टर्स का देखोगे, तो हम पहले भी हमको 4-5% का इंपोर्ट ड्यूटी लगता था, 2018-2019 के टाइम से भी लगता था। अभी ये जो 10% एडिशनल हो गया है ये सारी कंट्री के हुआ है, सारी कंट्री के लिए हुआ है, और इसमें हमारा जो टोटल इंपोर्ट है वो 14-15% है। यानी बाकी कंट्रीज को 10% देना है, हमको 14-15% देना है एज ऑफ नाउ। अब 8 जुलाई को क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, वो ऑफ कोर्स फ्यूचर वाली चीज है, लेकिन अभी 14-15% देना पड़ता है। तो मैनेजमेंट कह रही है कि जो डिसएडवांटेज था इंडिया को वो 2018-19 के टाइम पे भी था जब हमने यूएस में बिजनेस बिल्ड करना स्टार्ट किया था, और उसके बाद हमने इतना बड़ा स्केल अप किया यूएस के अंदर। तो इसलिए भी हम कॉन्फिडेंट है कि अगर थोड़ा बहुत कोई माइनर सा चेंजेस होता है, थोड़ा बहुत डिसएडवांटेज और आता है इंडिया की तरफ, फिर भी हमारी जो प्रोडक्ट की क्वालिटी है, हमारा जो ब्रांड है, हमारा जो रिलेशनशिप है वहां पे डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ में, उसके साथ में हम ये ग्रोथ को कंटिन्यू रख सकते हैं। तो ये पूरा इनका कमेंट्री था कॉन कॉल को लेकर के। अब अपॉर्चुनिटी वाइज अगर आप देखोगे तो ये डिपेंड करता है, बिल्कुल इन्वेस्टर पे डिपेंड करता है कि उसका रिस्क प्रोफाइल कैसा है। अपना ओपिनियन शेयर करूं तो मुझे इस तरीके के बिजनेसेस ज्यादा ज्यादा पसंद आते हैं रेदर देन कि कोई 20-25% पे या इंडस्ट्री के लीडर के आसपास ग्रो करने वाला प्लेयर। ऑफ कोर्स वहां पे स्टेबिलिटी ज्यादा है, यहाँ पे अनसर्टेनिटी ज्यादा है, लेकिन जितनी ज्यादा अनसर्टेनिटी होगी उतना ज्यादा रिटर्न का चांसेस है। क्योंकि कल को चल के अगर आप देखोगे तो मे बी अगर टैरिफ चार्जेस कुछ ऐसे होते हैं जहां पे पैरामाउंट को डिसएडवांटेज होता है एंड इस कंपनी को डोमेस्टिक में ग्रो करना पड़ता है, तो बहुत हाई चांस है कि चीजें इनके फेवर में ना जाए, मे बी ज्यादा कस्टमर्स को ये ऑनबोर्ड ना कर पाए, ज्यादा ऑर्डर इनको ना मिले, ये एक रिस्क बिल्कुल है। लेकिन उसके साथ में अगर वो चीज कंपनी अच्छे से एग्जीक्यूट कर लेती है तो इवन दो मार्जिन पे प्रेशर आएगा, लेकिन आगे चल के कंपनी ज्यादा मार्केट शेयर गेन करेगी। और अगर आप यहां से अगर आप डाउन साइड देखोगे तो वो भी काफी प्रोटेक्टेड लगता है, 18-19 का इसका पी मल्टीपल है, सो वो मार्जिन ऑफ सेफ्टी भी है। बिजनेस अभी ग्रो कर रहा है 50% पे, गाइडेंस है 30% का।
और मैनेजमेंट खुद बोल रहा है लास्ट 3 इयर्स में भी हमने गाइडेंस दिया है 30% का, लेकिन एक्चुअल जो हमने अचीव किया है वो 40% का ग्रोथ कैगर किया है। तो उसको देख करके आप आइडिया लगा सकते हो कि आगे हमारा कैसा एग्जीक्यूशन रहने वाला है। मतलब एक काइंड ऑफ हाई ग्रोथ और हाई वैल्यू वाला प्लेयर है पैरामाउंट कम्युनिकेशन। डायनेमिक केबल को आप देखोगे तो थोड़ा सा स्टेबल है, 20-25% का ग्रोथ है, थोड़ा ऑपरेटिंग लेवरेज मिला तो 25% का पैट आ सकता है, 31 का पी है, तो थोड़ा बहुत रीरेटिंग का स्कोप है। लेकिन पैरामाउंट मुझे मुझे पर्सनली ज्यादा जो बेटर प्ले लगता है इन दोनों में वो पैरामाउंट लगता है करंट लेवल पे, बिकॉज ग्रोथ काफी हाई चेज कर रहा है कंपनी। एंड इनफैक्ट इन्होंने एक और गाइडेंस दिया है कि इवन दो हमारा मार्जिन में भी इंप्रूव ना हो, इबिटा मार्जिन पे प्रेशर रहे, लेकिन पैट का लेवल हमारा ग्रोथ जो है वो 30% से ज्यादा रहेगा ओवर अ पीरियड ऑफ नेक्स्ट 5 इयर्स। क्यों रहेगा? बिकॉज एसेट टर्न अच्छा हो जाएगा। मतलब जैसे आप कम एसेट के ऊपर अगर आपका रेवेन्यू जैसे ज्यादा जनरेट होगा तो आपकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, फिक्स कॉस्ट तो फिक्स कॉस्ट रहेगा, तो मार्जिन में भी कम हो जाए, आज 8% है कल को चल के 7-6% हो जाए नेक्स्ट 3-4-5 इयर्स के अंदर, लेकिन पैट में कंपनी कह रही है कि 30% से ज्यादा ग्रोथ रहेगा, तो वो केस भी हुआ तो भी आप री रेटिंग का चांस देखोगे तो बहुत अच्छा लगता है पैरामाउंट का। बट हाँ, नेक्स्ट 1-2 क्वार्टर तक थोड़ा सा अनसर्टेनिटी है, जब तक वो टैरिफ की चीजें और क्लियर ना नहीं हो जाती हैं, एंड इनका पैट पे थोड़ा सा और एग्जैक्ट क्लैरिटी नहीं मिलता मैनेजमेंट से, वो सारी चीजें हैं। तो ट्रैकिंग तो इसका कंटिन्यू रखेंगे। इनका डिटेल कौन कौन एनालिसिस करेंगे, बिकॉज मैनेजमेंट ने काफी सारी अच्छी इनसाइट शेयर करी है अपने बिजनेस के बारे में, इंडस्ट्री के बारे में। मे बी जब डेल्टन का रिजल्ट आएगा उसके साथ में इनका कौन कौन डिटेल में डिस्कस करेंगे। बाकी इनका ट्रैकिंग कंटिन्यू रखेंगे। आपके जो भी डाउट्स हैं शेयर करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।